नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका कलाम की इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर को ध्यान में रखते हुए आधुनिक भारत के इतिहास के प्रसिद्ध व्यक्तित्व को हम कलाम के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे थे। इसी कड़ी में दोस्तों, आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के उस व्यक्तित्व के बारे में जिन्होंने पूरे भारत में एक नए प्रकार का जोश पैदा कर दिया था, जिन्होंने आधुनिक भारत के इतिहास को एक नई डायरेक्शन दी, जिन्होंने अपने बलिदान के माध्यम से दुनिया देश के घर घर, गांव गांव और शहर शहर में राष्ट्रवाद का एक नया रूप पैदा कर दिया। दोस्तों, आज हम प्रसिद्ध क्रांतिकारी राष्ट्रवादी, भारत के चहेते, भारत के लाडले, शहीदों की श्रृंखला में सबसे आगे भगत सिंह के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इस बात का स्पेशली ध्यान रखेंगे कि भगत सिंह से आपके फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बेसिक पढ़ने का प्रयास करें। भगत सिंह जो है, उनका जन्म ही एक वीर और साहसी परिवार के अंदर हुआ था। उनके परिवार का संबंध क्रांतिकारी राष्ट्रवाद से पहले से ही था। उनके चाचा का नाम आपने सुना होगा, अजीत सिंह, जो आधुनिक भारत के इतिहास के एक बड़े क्रांतिकारियों में नाम उनका आता है, अजीत सिंह का, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। साथ ही साथ दोस्तों, भगत सिंह के पिता किशन सिंह जी और उनकी मां विद्यावती कौर को हम नमन करते हैं कि जिनके माध्यम से एक ऐसा सपूत पैदा हुआ जिसने आधुनिक भारत के इतिहास में ब्रिटिश सत्ता में एक नए प्रकार का खौफ पैदा करने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की। तो सबसे पहले दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना, सबसे पहला पॉइंट जो है, नंबर 1, भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को आधुनिक भारत के इतिहास में जो पंजाब, संयुक्त पंजाब था, उसमें बंगा नामक गांव के अंदर हुआ था। और मां का नाम विद्यावती, पिता का नाम किशन सिंह और चाचा का नाम अजीत सिंह था। यहां से आपके प्रश्न बन सकता है अजीत सिंह के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों में अजीत सिंह के नाम को भी बहुत ही सम्मानजनक तरीके से लिया जाता है, जिस व्यक्ति ने ब्रिटिश सत्ता के अंदर एक नया प्रकार का डर पैदा कर दिया था। इससे हम आगे बढ़े दोस्तों, लेकिन सबसे पहला पॉइंट आप ध्यान रखना, जब हम भगत सिंह की जीवनी को पढ़ते हैं तो कहते हैं कि वो जब 6 या 7 साल के थे तभी अपनी मां से जो है वो क्रांतिकारी बातें किया करते थे। कि एक बार कहते हैं कि जब उनके पिताजी किशन सिंह जी खेतों में जब सिंचाई कर रहे थे तो वो पूछते हैं अपने पिता से कि आप जिस प्रकार बीजों के माध्यम से फसल पैदा करते हो, क्या इस प्रकार हम खेतों के अंदर बंदूकें पैदा नहीं कर सकते, ताकि हम ब्रिटिश से लड़ सकें, ताकि हम अंग्रेजों से मुकाबला कर सकें। आप सोच देखिए दोस्तों कि किस प्रकार की क्रांतिकारी बातें वो कर रहे हैं। लेकिन पहला क्वेश्चन जो आपका बन सकता है वो बन सकता है कि वो कौन सी घटना थी जिसने भगत सिंह के दिलो दिमाग पर ऐसा असर डाला कि पूरी तरह से क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की ओर झुक गए। आप देखिए, उनका जन्म जो है वो बेसिकली 1907 के अंदर हुआ है और 1919 के अंदर एक घटना हुई है। 1919 की वो घटना आपको पता होगा, अंग्रेज जो है वो रॉलेट एक्ट लाते हैं, जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। मोतीलाल नेहरू उस रॉलेट एक्ट के बारे में कहते हैं कि एक ऐसा काला कानून था जिसमें न वकील, न दलील और न अपील की जा सकती थी। उस रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने अखिल भारतीय सत्याग्रह की घोषणा की थी। लेकिन यह अखिल भारतीय सत्याग्रह अपने समय से पहले ही फैल गया और इसने दिल्ली और पंजाब में एक प्रकार का हिंसक रूप ले लिया था। इसी क्रम में 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में एक घटना घटती है, जिसमें उस समय का जो अमृतसर का कमांडिंग ऑफिसर था जनरल डायर, वो उस
शांतिपूर्ण भीड़ जो अपने दो नेताओं की रिहाई की मांग कर रही थी, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की रिहाई की मांग कर रही थी, उस भीड़, शांतिपूर्ण भीड़ पर जनरल डायर जो है वो गोलीबारी के आदेश देता है, जिसमें लगभग 1000 लोग मारे जाते हैं। पूरा पंजाब जो है इस घटना से स्तब्ध था। पूरे देश में एक प्रकार की शोक की लहर छा गई थी। और दोस्तों ध्यान रखना, इसी घटना ने भगत सिंह के अंदर के क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को जगा दिया। मतलब मैं ये कहूं कि वो कौन सी घटना थी जिस घटना ने भगत सिंह के अंदर राष्ट्रवाद को पैदा करने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की। तो उसका उत्तर होगा 13 अप्रैल 1919 की जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना थी। उस घटना को हम कह सकते हैं कि ये पहली घटना थी जिसने एक प्रकार के नेशनलिज्म को पैदा करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। और दोस्तों आपको पता होगा, इस जलियांवाला बाग हत्याकांड ने ही, जिसको हम पंजाब इश्यू के नाम से जानते हैं, और इसके बाद जो खिलाफत का मुद्दा हुआ, इन दोनों ने असहयोग आंदोलन की पूरी पृष्ठभूमि को तैयार करने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर दी थी। और यहीं पर आपको पता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1915 के बाद गांधी जी की एंट्री होती है, लेकिन 1919 की घटनाओं ने गांधी को सहयोगी से असहयोगी बना दिया। और गांधी 1920 में कहते हैं कि अगर अंग्रेजों ने हमारे साथ में सहयोग नहीं किया तो हम असहयोग करेंगे। और जब उनकी डिमांड शुरू नहीं हुई तो अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। और दोस्तों आपको पता होगा, गांधी जी घोषणा करते हैं कि वो 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति कर लेंगे। जब गांधी जी ने यह कहा कि हम अहिंसात्मक तरीके से 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति कर लेंगे, तो भगत सिंह और उनके युवा साथियों का जोश गांधी जी के अंदर समा गया। इन लोगों ने कॉलेज छोड़ दी, पढ़ाई छोड़ दी और पूरी तरह से डेडिकेट हो गए कि हम एक साल के लिए असहयोग आंदोलन करेंगे। लेकिन आपको पता होगा, इसी असहयोग आंदोलन के दौरान आपको पता होगा, असहयोग आंदोलन के अंदर भगत सिंह ने एक बहुत बड़ी भूमिका, मतलब एक छोटा सा रूप है लेकिन भूमिका बहुत बड़ी है, भूमिका अदा की। लेकिन आपको पता होगा 5 फरवरी 1922 की घटना होती है। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नामक स्थान पर 3000 किसानों की एक भीड़ पर पुलिस पहले गोलीबारी करती है। भीड़ उत्तेजित होती है और वो भीड़ जो है वो बेसिकली एक पुलिस थाने में आग लगा देती है, जिसमें लगभग 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना को इतिहास में चौरी चौरा कांड कहते हैं। और दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, 5 फरवरी 1922 की इस चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी जो है 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। यह सेकंड घटना है। पहली थी जलियांवाला बाग, दूसरा चौरी चौरा कांड। लेकिन जहां एक और जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उनके अंदर पैदा हो रहे क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को बाहर निकाल दिया, वहीं दूसरी ओर जब गांधी 5 फरवरी 1922 को जो चौरी चौरा कांड हुआ और 12 फरवरी 1922 को जब गांधी इसको वापस लेते हैं असहयोग आंदोलन को, तो इससे भगत सिंह और उनके साथियों में एक प्रकार की निराशा पैदा हुई। और यहीं से दोस्तों कहते हैं कि भगत सिंह और उनके साथियों ने कहा कि अहिंसात्मक तरीके से, अर्थात ये लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे और हमें सशस्त्र क्रांति के माध्यम से ही देश को आजाद कराना होगा। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि सेकंड वो घटना जिस घटना ने भगत सिंह और उनके साथियों को क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के रास्ते पे ले गए, हिंसात्मक रास्ते पे ले गए, वो था गांधी जी द्वारा इसका स्थगन करना। जबकि आप देखिए 5 फरवरी 1922 से पहले भगत सिंह और उनके तमाम जो युवा साथी हैं वो डेडिकेट है गांधी जी के प्रति। लेकिन जिस प्रकार से एक छोटी सी घटना के बाद गांधी इसको वापस लेते हैं, गांधी की अपनी फिलॉसफी थी, लेकिन जिस प्रकार से वापस लेते हैं, इससे भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों में निराशा पैदा हुई और वो जो है पूरी ताकत के साथ हिंसात्मक रास्ते पे चले जाते हैं। और जब हिंसात्मक रास्ते पे चलते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखना, भगत सिंह का खून का एक एक कतरा राष्ट्र को समर्पित था। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात, सबसे पहले आप देखिए HRA नाम का एक संगठन बन चुका था, जिसको हम कहते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन।
इस HRA में चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्रनाथ सान्याल जैसे लोग शामिल थे। और HRA के जो क्रांतिकारी थे वो एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम देते हैं जिसे इतिहास में काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। तो मैंने यहां पर यह फोटो उस समय का लिया है जो दैनिक भास्कर का था, काकोरी कांड। आपसे पूछे दोस्तों, काकोरी कहां पर है? तो काकोरी जो है ये लखनऊ रेलवे स्टेशन के पास एक छोटा सा स्टेशन है। मतलब यहां पर 9 अगस्त 1925 की यह घटना है। और 9 अगस्त 1925 को आप लोग ध्यान रखना, सबसे पहले आपसे पूछे कि काकोरी कांड कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1925 की घटना है। शाहजहांपुर से लखनऊ ये ट्रेन जा रही थी और ट्रेन का नाम था 8 डाउन। ट्रेन को इन्होंने वहां पर लूटा और लूट में कितने रुपए लूटे थे? तो 4600 रुपए। उस जमाने में 4600 रुपीज भी बहुत बड़ा था। ये बेसिकली सरकारी खजाने को लूटते हैं। इस घटना को इतिहास में दोस्तों काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। और इसको पूरे बनाने में सचिंद्रनाथ सान्याल की बहुत बड़ी भूमिका थी। कहते हैं कि सचिंद्रनाथ सान्याल की पुस्तक बंदी जीवन को कोई एक बार पढ़ ले तो अपने आप को क्रांतिकारी बनने से रोक नहीं सकता था। आपसे पूछे कि इस कांड के अंदर किन लोगों को फांसी की सजा हुई, तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी की सजा हुई थी। साथ ही साथ दोस्तों सचिंद्र सान्याल और सचिंद्र बख्शी जो है वो काले पानी की सजा इसमें पाते हैं। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखना, इस घटनाक्रम से भी भगत सिंह जुड़े हुए थे और इस घटना ने उन्हें और अधिक उत्तेजित कर दिया। और इस क्रम में एक पॉइंट और याद रखने का आप लोग कि भगत सिंह जो है वो एक सोसाइटी की स्थापना करते हैं, एक सभा की स्थापना करते हैं। इस इतिहास में पंजाब नौजवान सभा के नाम से जाना जाता है। नाम होगा पंजाब नौजवान सभा। और दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, पंजाब नौजवान सभा की स्थापना 1926 के अंदर 1926 में भगत सिंह और उनके साथी यशपाल ने मिलकर की थी। तो दो नाम यहां पर आपको ध्यान रखने हैं, एक तो भगत सिंह का और दूसरा यशपाल का। आपसे पूछे कि वह कौन सा क्रांतिकारी संगठन था जिसने पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियों को भूमिका देने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की, तो यहां पर आपका जो नाम आएगा वो आएगा पंजाब नौजवान सभा। लेकिन भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की जो दोस्ती बढ़ती गई, उसी का नतीजा था कि जो पंजाब नौजवान सभा थी उसका विलय जो है कालांतर में HRA में हो जाता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, यहां पर एक पॉइंट और ध्यान रखना कि जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के सेकंड चरण का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन था, उस HRA के क्रांतिकारी, यहां पे ध्यान रखना, यहां पर HRA जो मैंने लिखा, इसका जो शॉर्ट नेम होगा HRA, उसका फुल नेम होगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, HRA के जो क्रांतिकारी थे वो कहीं ना कहीं 1917 में आई रूसी क्रांति से बहुत अधिक प्रभावित थे, रशियन रिवॉल्यूशन। और आपको पता है 1917 के अंदर जो रूसी क्रांति आई वो बेसिकली मजदूरों की दुनिया में पहली क्रांति मानी जाती है, गरीब तबके की पहली क्रांति मानी जाती है, भूमिहीन किसान की पहली क्रांति मानी जाती है, जिसको हम कहते हैं, उसी क्रांति को रूस में कहते हैं लेनिनवाद और उसी को चीन में कहते हैं माओवाद। अर्थात लेफ्टिस्ट रिवॉल्यूशन से ही लोग बहुत अधिक प्रभावित थे। और साथ ही साथ क्योंकि लेफ्टिस्ट जो है वो समाजवाद की बात करता है, अर्थात समाज में समानता की बात करता है और धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, इसलिए HRA के जो क्रांतिकारी थे जिसमें भगत सिंह का नाम सबसे ऊपर था, ये लोग जो है भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये लोग जो है इससे बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। और चंद्रशेखर आजाद जो है 1928 के अंदर 1928 में चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली में फिरोजा कोटला के अंदर एक मीटिंग करते हुए HRA को HSRA में बदल दिया। यहां पर जो HRA में जो S शब्द आ रहा है इसका मतलब होगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन था जिसके साथ HRA के साथ इतने दिन जुड़े हुए हैं, HSRA के साथ पूरी तरह से भगत सिंह और उनके साथी जुड़ जाते हैं।
और HSRA में ही आपको पता होगा पंजाब नौजवान सभा मिली हुई है। और यहां से दोस्तों कहते हैं कि भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के मध्य की दोस्ती बढ़ती गई। अब जो HSRA है वो इस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम देता था कि ऐसा काम करो जिससे ब्रिटिश सत्ता में एक प्रकार का खौफ पैदा हो जाए। इस क्रम में दोस्तों आपको पता होगा जिस समय 1928 के अंदर HSRA बन रहा है, उसी समय भारत की आजादी में अंग्रेजों ने फिर एक बार एक नई खलबलाहट पैदा की है। वो कैसे पैदा हुई थी आप देखिए उसको। वो घटना है साइमन कमीशन। आपको पता होगा कि साइमन कमीशन जो है, इस साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है ये बेसिकली नवंबर 1927 में होती है और ब्रिटिश सरकार इस कमीशन की अपॉइंटमेंट करती है। साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है वो नवंबर 1927 में हुई और साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है वो बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी। और इस कमीशन का मेन ऑब्जेक्ट जो था वो था 1919 के अधिनियम की समीक्षा करना। अब साइमन कमीशन के अंदर जो 7 सदस्य थे वो सातों के सातों अंग्रेज थे, एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इस घटना ने भी भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को उत्तेजित करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। साइमन कमीशन फरवरी 1928 में बॉम्बे पहुंचता है और भारत में जगह जगह साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारे लगने लगे। इसी क्रम में दोस्तों एक घटना होती है लाहौर के अंदर। और लाहौर में जो घटना हुई वो घटना क्या थी कि साइमन कमीशन का लाहौर में विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जिन्हें आधुनिक भारत के इतिहास में पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है, उग्रवादी राष्ट्रवादियों के नाम से भी जाना जाता है, उन्हीं लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का लाहौर में जबरदस्त विरोध किया। यह घटना अक्टूबर 1928 की है। अब जब लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था तो दोस्तों कहते हैं कि इसी क्रम में एक ब्रिटिश अधिकारी सैंडर्स ने लाठीचार्ज के आदेश दिए और कहते हैं कि उस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की लाठी लगती है और वहीं पर वो घायल हो जाते हैं। और 17 नवंबर 1928 की बात है। 17 नवंबर की घटना मैंने आपको पहले वाली क्लास में बताई भी है कि 17 नवंबर 1928 को जब लाला लाजपत राय की डेथ होती है तो उससे पहले वो खुद एक क्रांतिकारी उद्बोधन करके जाते हैं कि मेरे जिस प्रकार से मेरे ऊपर लाठी लगाई गई है, लाठियां बरसाई गई है, मेरे ताबूत के अंदर, मेरे ताबूत की एक एक कील ब्रिटिश साम्राज्य के लिए तूफान बनकर आएगी, तूफान साबित होगी। और दोस्तों कहते हैं कि लाला लाजपत राय की जिस प्रकार से हत्या हुई, एक प्रकार से इसको क्रांतिकारियों ने दिल पे लिया और प्रण लिया कि मौका मिलते ही हम सैंडर्स को मारेंगे। यह जुनून उन क्रांतिकारियों का देखने लायक था। और देखिए दोस्तों, मौका मिलते ही 17 दिसंबर, यहां पर फिर एक घटना रही है। 17 दिसंबर 1928 को इन क्रांतिकारियों ने सैंडर्स की हत्या कर दी। सैंडर्स उस समय दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, सैंडर्स जो है वो बेसिकली सहायक पुलिस आयुक्त था, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर था, वो एक बहुत अच्छे पद पर था। और इतने बड़े अधिकारी को मारना एक प्रकार से ब्रिटिश सत्ता को डायरेक्ट चैलेंज था, एक प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट को चैलेंज था। और यहां पर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन्होंने बिना किसी प्रकार की चिंता किए, बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के सैंडर्स जैसे अधिकारी को मार दिया। इस घटनाक्रम को इतिहास में लाहौर षड्यंत्र कांड के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखना, इसी को हम क्या कहते हैं, लाहौर षड्यंत्र। अर्थात लाहौर षड्यंत्र में ही किसकी हत्या हुई थी, लाहौर षड्यंत्र कांड जो है, जिसको अंग्रेज नाम देते हैं, हमारे लिए तो क्रांतिकारी घटना है लेकिन अंग्रेज देते हैं लाहौर कॉन्स्पिरेसी। और यह घटना 17 दिसंबर 1928 को हुई थी। भगत सिंह और उनके साथी
वहां से भाग जाते हैं। दिल और दिमाग देखिए दोस्तों, यहां से वो दिल्ली पहुंचते हैं भागते भागते, और दिल्ली में उस समय आपको पता है जहां आज दिल्ली विधानसभा है, उस दिल्ली विधानसभा वाली जगह पर सेंट्रल असेंबली हुआ करती थी, और सेंट्रल असेंबली के अंदर 2 बिल उस समय रखे जा रहे थे। उन 2 बिलों का नाम था, उस समय की मेन न्यूज बनती है, आप देखिए मैं उसकी प्रति आपके सामने लेके आया हूं। 2 बिल आप लोग ध्यान रखना, केंद्रीय सभा के अंदर सेंट्रल असेंबली जो थी, केंद्रीय विधानसभा जो थी, केंद्रीय विधानसभा, यहां पर आप लोग ध्यान रखना, इसी को कहते हैं सेंट्रल असेंबली। और इस सेंट्रल असेंबली के अंदर 2 बिलों पे चर्चा हो रही थी। एक बिल का नाम था पब्लिक सेफ्टी बिल, एक बिल का नाम था पब्लिक सेफ्टी बिल, और दूसरा था ट्रेड डिस्प्यूट बिल। ये 2 बिल जो है यहां पर डिस्कस हो रहे थे। ट्रेड डिस्प्यूट बिल, ट्रेड डिस्प्यूट बिल। आपसे पूछे कि जिस समय भगत सिंह और उनके साथियों ने सेंट्रल असेंबली पर बम फेंका, उस समय कौन से 2 बिलों पर डिस्कशन हो रहा था, तो ध्यान रखना, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। अब जिस समय इन पर डिस्कशन हो रहा है, भगत सिंह और उनके साथियों ने पहले से ही तय कर रखा है कि किस प्रकार, किस जगह पर और कितनी दूरी पर इस बम को फेंकना है। उस समय विट्ठल भाई पटेल जो है वो सेंट्रल असेंबली की अध्यक्षता कर रहे थे, और उनको बचाना जरूरी था। और दोस्तों, इनका टारगेट यह भी था कि हमारे बम के फेंकने से किसी प्रकार का कोई हताहत नहीं होना चाहिए। हमारा ऑब्जेक्ट जो है इस गूंगे साम्राज्य को हिलाना है। और पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल, जिसके माध्यम से अंग्रेज जो है भारतीय मजदूरों पर कुछ विशेष प्रकार के प्रतिबंध लगाने जा रहे थे। दोस्तों, कहते हैं कि इन्होंने बड़ी आजादी के साथ और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ वो बम फेंके। हालांकि उन बमों से कोई हताहत नहीं हुआ, और ये चाहते तो हताहत कर सकते थे, लेकिन इनका उद्देश्य ऐसा नहीं था। इनका ऑब्जेक्ट केवल एक ही था कि किस प्रकार ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता में एक प्रकार का खौफ पैदा किया जाए, और उसमें कहीं ना कहीं सफल रहे। और यहां भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, 8 अप्रैल 1929 की घटना है। 8 अप्रैल 1929 मतलब ये लाहौर कॉन्स्पिरेसी जो हुआ है, सैंडर्स की जो हत्या हुई है, उसके बाद की घटना है, 8 अप्रैल 1929। और दोस्तों, यहां पर सबसे बड़ी बात क्या कि इन क्रांतिकारियों के जज्बे को आप देखिए कि ये भागते नहीं हैं, बल्कि सेंट्रल असेंबली के बाहर जोर जोर से नारे लगाते हैं, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अर्थात ये खुद नारे लगाकर पुलिस को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, और अपनी गिरफ्तारी इसलिए देते हैं कि ताकि बेखौफ जनता को ये पुलिस मार न सके, किसी बेवजह किसी निर्दोष को ये परेशान न करें, और अपनी गिरफ्तारी दे देते हैं। अब भगत सिंह और उनके साथियों को गिरफ्तार करके लाहौर ले जाया जाता है, और लाहौर में उन पर जो केस चलता है दोस्तों, वो सेंट्रल असेंबली पर बम फेंकने के लिए नहीं चलाया गया था, बल्कि उन पर जो केस चलाया गया वो बेसिकली लाहौर कॉन्स्पिरेसी के नाम था। लाहौर कॉन्स्पिरेसी के नाम से था। यहां पर आप लोग ध्यान रखना कि जो चलाया गया वो बेसिकली लाहौर षड्यंत्र कांड पे चलाया गया था। और उस केस का नाम आप लोग ध्यान रखना, सबसे पहली बात तो कि उन पर जो केस चला वो केस लाहौर षड्यंत्र कांड के आधार पर बनाया गया था, जिसमें सैंडर्स की हत्या हुई थी। अभी तक किसी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन आप लोग देखना, आपसे अगर यह पूछ ले कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर जो केस चलाया गया था लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत, उसमें मेन एक्यूज किसको बनाया गया था, मुख्य अभियुक्त किसको बनाया गया था, ए भगत सिंह, बी सुखदेव, सी राजगुरु, डी चंद्रशेखर आजाद। तो आप लोग ध्यान रखना
लाहौर षड्यंत्र कांड में जो मुख्य अभियुक्त जो है वो बेसिकली सुखदेव को बनाया गया था। और इस केस का नाम जो है वो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस नहीं था, बल्कि सैंडर्स की हत्या को उन्होंने डायरेक्ट ब्रिटिश सत्ता को चैलेंज माना और इस केस का नाम था क्राउन वर्सेस सुखदेव। क्राउन वर्सेस सुखदेव के नाम से यह केस चला था। और इसकी जो एफआईआर थी वो उर्दू के अंदर लिखी गई थी, ये भी आप लोग ध्यान रखना, ये उर्दू में लिखी गई थी। और ब्रिटिश जो है वो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को लाहौर की सेंट्रल जेल में बंद कर देते हैं। और इसी समय देश के अंदर आपको पता है इधर ये घटनाक्रम होता है। 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा लाहौर में हो जाती है। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है, लेकिन गांधी जी उस सविनय अवज्ञा आंदोलन को 1931 में रोक देते हैं और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होता है। ऐसा लग रहा था कि गांधी जी गांधी इरविन पैक्ट के अंदर पूरी तरह से इरविन को मजबूर कर देंगे भगत सिंह की फांसी को आजीवन कारावास की सजा में। ये एक बहुत विवादास्पद बिंदु है दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और जब गांधी इरविन पैक्ट में ऐसा नहीं हो सका तो 23 मार्च 1931 की वो डेट बहुत नजदीक आ गई जब भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी की सजा होने वाली है। दोस्तों, उस लाहौर सेंट्रल जेल के अंदर 22 मार्च की शाम को एक जोरदार आंधी आई। मतलब फांसी से एक दिन पहले की बात बता रहा हूं। लाहौर के अंदर एक भयंकर आंधी आती है। उस आंधी की वजह से 23 मार्च की सुबह का जो दिन था वो काफी खुशनुमा था। और इससे पहले दोस्तों एक प्रकार का सन्नाटा छाया हुआ था। भगत सिंह के वकील मेहता साहब, लाहौर सेंट्रल जेल का वार्डन चंद सिंह और उनकी बैरिक की सफाई करने वाला बेबो नाम का मुस्लिम पियोन जो था वो इतने घायल थे जैसे फांसी उनको होने वाली है। और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे लोगों के ऊपर जो महान क्रांतिकारी थे उनके कोई गिला शिकवा नहीं था। आप देखिए, उन्होंने फिर अपने वकील से कहा था कि मुझे रिवॉल्यूशनरी लेनिन की किताब पढ़नी है। और जैसे ही उनकी एक तरफ तो उनकी फांसी की सजा में कुछ घंटे बाकी हैं और एक तरफ उनके वकील मेहता साहब जब उनको बुक देते हैं लेनिन वाली, तो वकील साहब सामने खड़े हैं बैरिक के उस साइड में और वो तुरंत उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। 4-5 पेज पढ़ रहे होते वो। और आपको पता होगा कि भगत सिंह बैरिक से ही एक लेख भी लिखते हैं, मैं नास्तिक क्यों हूं, मैं नास्तिक क्यों हूं। मतलब वो लेनिन से बहुत अधिक प्रभावित थे। अब वो पल आ गया जब भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी की सजा 23 मार्च 1931 की मुकर्रर है। कहते हैं दोस्तों कि फांसी उनको जिस समय होने वाली थी उससे 12 घंटे पहले फांसी सजा कम, मतलब 12 घंटे कम कर दिए गए। 12 घंटे पहले उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आपको कुछ ही घंटों में फांसी दी जाएगी। वहां की जेल में एकदम सन्नाटा था। बैरक में बैठे, बैरक की अलग अलग शाखाओं में बंद कई कैदियों ने कहा कि मुझे अगर भगत सिंह की कोई चीज मिल जाए तो मैं अपने बच्चों को कह सकूंगा कि हमारे इतिहास में एक ऐसा व्यक्ति भी पैदा हुआ था जिसने देश के लिए अपने चेहरे पर एक सिकन तक नहीं लिया। और दोस्तों, आपको पता है कि जब उन तीनों को, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी के उस तख्ते पर जब ले जाया जा रहा था तो मुझे रंग दे बसंती चोला, वो इस प्रकार से गाते हुए बढ़ रहे थे जैसे उनके साथ कुछ होने वाला ही नहीं है। उनको यह आदेश दिया गया कि आप फांसी पर चढ़ने से पहले आप स्नान कीजिए। फिर उनको
काला कपड़ा पहनाया गया, उनके चेहरे खुले रखे गए थे और जेल वार्डन चरत सिंह भगत सिंह को कहता है अंतिम समय के अंदर जब फांसी होने वाली है, कहता है कि आप कोई संदेश देना चाहेंगे क्या? तो कहते हैं ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। फिर चरत सिंह कहते हैं कि आप अब ईश्वर को याद कर लीजिए। तो भगत सिंह बड़े आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि अगर मैंने अब ईश्वर से कुछ मांगा तो ईश्वर भी सोचेगा कि ये कहीं ना कहीं मौत से डर गया है, इसलिए मैं अब इस समय ईश्वर से कुछ नहीं मांगूंगा। और दोस्तों, जब जैसे उनको फांसी हुई, उस फांसी से पहले लाहौर की सेंट्रल जेल का एक एक पल, एक एक कण इंकलाब जिंदाबाद से गूंज उठा। कहते हैं कि उस समय सैकड़ों लोगों की भीड़ जो है वो लाहौर सेंट्रल जेल के बाहर खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि लोग दीवारें तोड़ देंगे। इसलिए पहले इनको वहीं पर इनका अंतिम संस्कार करने का प्लान था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने डर के मारे लाहौर जो रावी नदी किनारे है, रावी के किनारे भी नहीं किया, बल्कि वहां से ये सतलुज के किनारे ले गए। और वहां जब पब्लिक को पता लगा कि सतलुज के किनारे ले गए हैं, तो वहां से फिर अंग्रेज उनको अर्ध अवस्था में, मतलब पूरी तरह से उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया, वहीं छोड़ के आ गए। और फिर उसके बाद आपको पता है पूरे देश के अंदर इस प्रकार से इंकलाब जिंदाबाद से पूरा देश राष्ट्रवाद से जगमगा उठा। मतलब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने अपनी फांसी से पूरे देश में एक ऐसा राष्ट्रवाद पैदा कर दिया कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाने में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को हमेशा याद किया जाएगा। दोस्तों, आज मैंने भगत सिंह के बारे में, क्योंकि भगत सिंह बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं, उनकी पूरे जीवन को कुछ मिनटों में समेटा नहीं जा सकता, फिर भी मैंने एग्जामिनेशन पॉइंट से प्रयास किया कि आपके सामने उन तमाम घटनाओं को प्रस्तुत किया जाए जो भगत सिंह के जीवन काल में जुड़ी और जो आपके एग्जाम के पॉइंट से महत्वपूर्ण थी। तो दोस्तों, आज कलाम के इस प्लेटफॉर्म पर इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए व्यक्तित्व के साथ। जय हिंद, जय भारत।